तो आज बहुत बहुत वेलकम करते हैं हम डीएसपी सर जो कि बांसवाड़ा में प्लेस्ड है। और सर से हमने बहुत मुश्किल से टाइम लिया है आज, और काफ़ी बिजी शेड्यूल से सर ने अपना टाइम दिया है। आपने अभी टीवीएफ पे एक सीरीज देखी होगी, एक वेब सीरीज चल रही है संदीप भैया। तो आप रियल लाइफ संदीप भैया से मिल रहे हैं। तो सर का काफ़ी सारा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और सर ने कैसे प्रिपरेशन की है, सारे एस्पेक्ट्स को हम इस पूरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले तो सर आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे इस चैनल पे कि आपने हमको इतना टाइम दिया है और आज हम आपका इंटरव्यू शूट कर रहे हैं। अब हम सर के प्रोफाइल के बारे में जानेंगे। वैसे सर बेसिकली झुंझुनू से रहने वाले हैं, तो सर आपका अब तक का सफ़र कैसे क्या रहा है वो आप हमें थोड़ा बताइए। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मौका दिया मुझे आपको इंटरव्यू देने का, आपसे बातचीत करने का। मैं मूल रूप से झुंझुनू के एक गांव है, कस्बा है टमकोर, जो आचार्य महाप्रज्ञ की जन्म स्थली भी है, वो मेरा जन्म स्थान है। शुरुआती पढ़ाई वहीं पे की। उसके बाद जैसे सीकर में टैगोर स्कूल में भी हमने पढ़ाई की है, और राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी मैंने एमफिल की है, और फिर आरएस की एग्ज़ाम दी, उसमें सेलेक्ट हो गए। तो अब यहाँ पे आपके सामने हो। तो सर इसमें एक प्रोसेस रहता है कि आज 10th के बाद जो स्टूडेंट हर बंदा कंफ्यूज होता है कि हम सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसे करें। जैसे आज वो आर्ट्स लेते हैं, कॉमर्स लेते हैं, साइंस लेते हैं, और उनको इस फील्ड में अगर जाना है तो उसका सब्जेक्ट सिलेक्शन का प्रोसीजर कैसे क्या होता है वो आप थोड़ा क्लियर कीजिए, उनको कैसे करना चाहिए। देखो, अभी जो अपन वर्तमान की बात करें तो अभी तो क्या है कि चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, बच्चों को प्रॉपर बताया जाता है कि आप आर्ट्स फील्ड में जाओगे तो आपको ये ऑप्शन रहेंगे, आप साइंस अगर लोगे तो आपके पास ये ऑप्शन रहेंगे करियर के, कॉमर्स लोगे तो आपके पास ये रहेंगे। और अभी तो नई एजुकेशन पॉलिसी है, ये बहुत अच्छी है। हमारे टाइम में ये था कि कोई इतना अवेयरनेस नहीं थी, और एक सामान्य से ग्रामीण परिवेश से आते हैं, तो घर वाले इधर उधर आस पड़ोस के माहौल को देख के कि ये लेना साइंस मैथ लेना, तो साइंस मैथ ले ली 11th में। लेकिन ये था कि मतलब कि कुछ बढ़िया जॉब में जाना है या करियर एक बढ़िया दिशा में बनाना, बस ये एक मन में था। लेकिन कैसे बनाना है, किस ओर बनाना है, ये उस टाइम 10th स्टैंडर्ड में पता नहीं था। तो बेसिकली आपको अपनी जो स्ट्रेंथ्स है पहले उसको देख लेना चाहिए। तो सर मैं ऐसा पूछना चाहूँगा कि आज जैसा देखा जाए कि आपकी जो सिविल सर्विसेज की प्रोफाइल है उसमें आपकी पर्सनैलिटी सबसे ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि आपको सारा पूरा आपके ऊपर पूरे डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी है। तो इस हिसाब से आपको ऐसा एक सेल्फ एनालिसिस कोई कर सके कि मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए, तो उसकी पर्सनैलिटी में उसमें क्या ऐसे गुण होने चाहिए जिसके कारण वो इस फील्ड के अंदर एंटर कर सकता है। देखो, आपने स्ट्रेंथ की बात की, जी। तो आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको कहूँगा कि हर व्यक्ति में स्ट्रेंथ है। जी। तो ये मायने नहीं रखते कि कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको यहाँ पे सिविल सर्विसेज में सफल होना है तो मैं सब जगह दो ही चीज़ें बताता हूँ, दो चीज़ें होनी चाहिए, एक तो कंटिन्यूटी होनी चाहिए, एक धैर्य होना चाहिए। अगर ये दो गुण आप में है तो आप कोई भी किसी भी दिशा में करियर बना सकते हो और कोई भी बाधा को पार कर सकते हो। तो जो सर ने एक सततता के साथ आप अध्ययन करते रहे, जो सर ने एक मूल मंत्र बताया, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है आपका वो बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो सर अब हम ये बात करेंगे कि जैसे इसका एक एग्ज़ाम पैटर्न होता है, तो जनरली एक कॉमन नोन है कि प्री, मेंस एंड इंटरव्यू होता है। उनके फेजेस को किस तरह से प्रिपेयर किया जाए, जो प्री के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि अभी प्री का एग्ज़ाम आने वाला है आरएस का, तो उनको किन टिप्स का ध्यान रखना चाहिए ताकि वो अपना प्री एग्ज़ाम अच्छे से दे सके, देन आगे इंटरव्यू तक क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आरएस की एग्ज़ाम बेसिकली 3 उसमें वो होते हैं, एग्ज़ाम्स होती हैं, जैसे प्रीलिम्स होती है, मेंस होती है और इंटरव्यू होती है। तो मेन जो सब्जेक्ट है, अपने मुख्य सब्जेक्ट है, जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, साइंस है। प्रीलिम्स और मेंस एक जैसी तैयारी है। प्रीलिम्स में आप मल्टी चॉइस क्वेश्चन होते हैं, अगर आप डेप्थ में पढ़ोगे तो आप वो आसानी से कर पाओगे। और जब आप किसी के बारे में पता हो, जैसे अब मुझे आपके बारे में कहे कि आपके बारे में 15 शब्द बोलो, तो मैं आपको बोल दूंगा क्योंकि अपनी बातचीत हो रखी है। और अगर पहली बार मिले तो नहीं बोल पाएंगे, 2 शब्द ही नहीं बोल पाएंगे। तो अगर किसी सब्जेक्ट को अपन थोड़ा गहराई में पढ़ते हैं तो अपने प्रीलिम्स और मेंस के साथ में तैयारी होती है। और इंटरव्यू जिस प्रकार अपन बातचीत कर रहे हैं, सेम यही प्रोसेस होती है। आपका बैकग्राउंड क्या है, आपने क्या अध्ययन किया है, आपकी तैयारी के दौरान क्या क्या चीज़ें आई, बस ये ही इंटरव्यू है।
तो ज़्यादा इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कोई चीज़ नहीं है। अपन जनरल वे में कंटिन्यूटी रूप से पढ़ते रहे, ठीक है, और धैर्य रखे एक, या अगर अपन को सिविल सेवक बनना है तो धैर्य तो रखना पड़ेगा, क्योंकि एक तो टाइम कंज्यूमिंग ये प्रोसेस है, क्योंकि लगभग 2-2.5 साल लग जाते हैं एक प्रोसेस होने में। और अगर एक चांस में अगर आप चूक जाते हो तो अगला चांस लेने के लिए आपको धैर्य की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो सर धैर्य की आपने अभी बात की है, साथ में आपने बैकग्राउंड की बात की है। तो अगर मैं आपके बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूं तो अगर आप किसी अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं या किसी भी बैकग्राउंड से आते हैं, आपकी जैसे इकोनॉमिक कंडीशन हो, ऐसे में आप किसी भी बैकग्राउंड से अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, एक तो उस सिलेक्शन नहीं होने को फेस करना, और बात यहाँ पे ये आती है कि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है पहले तो उनको क्या करना चाहिए, साथ में क्या क्या बी प्लान ऐसे कैरी करने चाहिए ताकि अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो वो उन चीज़ों में जा सके। तो इसके बारे में अपन थोड़ा सा कुछ डिस्कस करते हैं। देखो, इसमें ये होता है कि प्लान बी, ये एक अच्छी बात है कि अपने करियर को लेके संजीदा जो व्यक्ति है वो प्लान बी लेके चल रहा है। और आज के दिन अपन देखते हैं कि बहुत से लोग जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो प्रोफेशनल कोर्स करके आते हैं, तो ऑटोमेटिकली उनका एक प्लान बी तो तैयार रहता है, चाहे वो लॉ करके आए हो, चाहे वो PhD कर रखी हो, या BTech कर रखी हो, या MBBS कर रखी हो, तो एक तरह से उनका प्लान भी तो तैयार है। दूसरा, अगर आपका, जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक मौके में बाई चांस नहीं होता है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप पहली बार एग्जाम में बैठो और आप सफल हो जाओ। जो असफल होता है वो बहुत अच्छा वो मैनेजर होता है या बहुत अच्छा सिविल सेवक होता है। मैं ये कई बार देखता हूँ कि इंटरव्यू भी देखता हूँ, जो पहले असफल होता है वो बहुत अच्छा मैनेजर होता है। जैसे अपन राजनीति में देखते हैं, अपने मुख्यमंत्री जी है जो शुरुआत में यूनिवर्सिटी के चुनाव हारे थे लेकिन आज वो सफल प्रशासक है। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप असफल हो गए पहले प्रयास में, दूसरे प्रयास में तो आप जीवन में असफल होंगे। आप धैर्य रखो, वो तैयारी करो, और उससे हटके या तरीके चेंज करके तैयारी करो और आप निश्चित सफल हो। तो जो अपने असफलताओं से सीखता है जी, वो उसकी सफलता कुछ ज़्यादा बड़ी होती है। मतलब सर का जो कहने का जो आप समझ रहे हैं कि आप असफलता से सीखें, ना कि डीमोटिवेट हुए। जब असफल होते हैं तो एक डीमोटिवेशन आता है, लेकिन उसको आपको मोटिवेशन में कैसे कन्वर्ट करना है और कैसे आप उसको सक्सेस में कन्वर्ट करें। बात असफलता की नहीं है, आप हर परिस्थिति से सीखें। मान लो आपके परिवार की पारिवारिक स्थिति ऐसी नहीं है कि आप हर महीने नई बुक खरीद सको, तो कम से कम आप ऐसा दोस्त तो बना सकते हो जिसकी बुक आप पढ़ सकते हो। ये चीज़ तो कर ही सकते हैं। एक व्यक्ति वो है कि वो कहे कि मैं गरीब हूँ, एक व्यक्ति ये है कि वो एक अच्छा दोस्त बनाए, तो उसके पास ऑटोमेटिकली या स्वयं ही संसाधन उपलब्ध हो जाएंगे। तो अब इससे हम ये बात करेंगे कि जब एक दिन आया होगा जब आप एक एस्पायरेंट से आप कन्वर्ट हो गए एक सिविल सेवक में, मैं उस मोमेंट के लिए डिस्कस करना चाहता हूँ कि वो मोमेंट आपकी लाइफ में कैसा था और उस वक्त क्या परिस्थिति आपके साथ चल रही थी, आप क्या कर रहे थे, आप खाना खा रहे थे, आप सो रहे थे, क्योंकि ऐसा क्या हो रहा था तब जब आपने ये सुना, और फिर उसके बाद आपका क्या रिएक्शन था? ये रिजल्ट देर रात आया था, लगभग 10 बजे के आसपास आया था। उस टाइम हम जयपुर थे और एक दोस्त के घर पे थे, छत पे बैठे थे। तो धीरे धीरे क्या है कि सारे मित्र इकट्ठे होने लग गए, तो आपस में नॉर्मल टाइम बातें कर रहे थे, चाय पी रहे थे, और उन्होंने तैयारी भी कर रखी थी कि रिजल्ट जो भी आए उस हिसाब से। तो जैसे ही रिजल्ट आया, नाम देखा लिस्ट में और बढ़िया स्थिति में है, तो चीज़ें तो सेम थी लेकिन बधाइयाँ ज़्यादा आने लग गई उसी टाइम। वो टाइम ऐसा होता है जिसको अपन एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि एक आप बेरोजगार से रोजगार की तरफ जो एक फेज है, ट्रांजिशन फेज है, वो एक तरह से देखें तो अपन शून्य होता है, उसमें अपन कुछ समझ नहीं आ रहा कि अपने साथ हो क्या रहा है। तो वही महसूस हो रहा था। कहने का मतलब कि इतना अत्यंत हर्ष होता है कि जिसको शब्दों में बयां करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल। तो इस पूरे ड्यूरेशन में सर एक चीज़ आती है कि कोई भी स्टूडेंट है तो वो कोचिंग करे नहीं करे, इसको लेके काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। कुछ लोग बोलते हैं सेल्फ स्टडी अच्छी है, तो आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है? किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए? कोचिंग के साथ चलना चाहिए या फिर सेल्फ स्टडी ज़्यादा बेटर होगी? दोनों ही रास्ते हैं ना, बहुत अच्छे हैं। मैंने सेल्फ स्टडी की, और जो कोचिंग से कर रहे हैं मेरे कई बैचमेट है कोचिंग से भी करके आए हैं। अपने को खुद को ये देखना होगा, अपन सेल्फ स्टडी अच्छे से कर सकते हैं या कोचिंग के माध्यम से अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो ये तो खुद एस्पिरेंट्स को एनालाइज करना पड़ेगा।
तो मैं किसी एक रास्ते को नहीं बताऊंगा कि आप कोचिंग करना ही चाहिए या सेल्फ स्टडी ही करनी चाहिए। जो आपको उचित लगे, आपके आईक्यू के हिसाब से या आप पढ़ने के कंफर्ट किस हिसाब से हो, उस हिसाब से चयन करना चाहिए। तो बेसिकली ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, क्योंकि लर्निंग प्रोसेस क्योंकि वो सिविल सेवक बनना चाह रहा है जी, उसको यहीं से डिसीजन लेना पड़ेगा अपने जीवन का। तो बेसिकली सिविल सेवक बनना एक डिसीजन मेकिंग का एक, आपको लाइफ टाइम डिसीजंस लेने हैं। तो ये पहला डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए, और ये डिसीजन आप पे ही डिपेंड करता है कि आप इस डिसीजन को किस तरह से लेते हैं और कैसे इसको आगे प्रोसेस करते हैं। तो अब हमने कोचिंग की बात कर ली, अब सर हम आते हैं उससे आगे। सिलेक्शन हो गया, आप भी अत्यंत हर्षित हो गए, आगे का क्या जॉब प्रोफाइल रहती है, कैसे आपके एक्सपीरियंसेस रहे, आप हमें वो बताइए। जैसे मैं पुलिस सर्विस में हूँ जी, राजस्थान पुलिस सर्विस में हूँ, RPS पोस्ट में हूँ। वैसे देखा जाए तो सिविल सर्विस होती है वो 24 आवर्स की होती है, और हर दिन आपको नई नई परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। बस ये सुकून रहता है कि आप क्या है कि जिस समाज से निकल के आते हो, उस समाज के लोगों के लिए आप कुछ कर सकते हो, उनके लिए अच्छा डिसीजन ले सकते हो, ताकि जो जिन समस्याओं का सामना आपने किया या आप जब बढ़ रहे थे या पढ़ रहे थे, जीवन में आगे बढ़ रहे थे, पढ़ रहे थे, उस समय जिन समस्याओं का आपके आसपास लोगों ने या आपने सामना किया, उनका समाधान आप इस स्थिति में आगे कर सकते हो। तो ये एक इस सिविल सर्विस की एक सबसे बड़ी, जो मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज़ है ना, वो ये है। तो बेसिकली इन जनरल लाइफ बाकी अपन जो- कंप्लेन करते रहते हैं, बाकी जो ऑफिस से तो- रिलेटेड काम है वो तो सबको करना पड़ता है जी, लेकिन समाज स्तर पे जाके जो जिन समस्याओं को आपने माना है पढ़ाई के दौरान या बाकी टाइम, उनका समाधान आप कर सकते हो, एक कोशिश कर सकते हो। समाधान हो ना हो, लेकिन आप उसकी कोशिश कर सकते हो। सर तो जैसे कि आप पुलिस विभाग में हैं, काफ़ी सारे जने इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि आज एक पुलिस की जो लाइन है वो ऐसी है कि उन्हीं के कारण आज हम शायद शांति से कहीं पे भी बैठे हुए हैं। ऐसे में काफ़ी सारे चैलेंजेस भी आते हैं। तो आपके सामने कोई एक अभी तक की जॉब की सबसे चैलेंजिंग कोई सिचुएशन हो, कोई ऐसा केस हो जिसको हम डिस्कस कर सकें? नहीं, केस तो काफ़ी है और उसका मैं पर्टिकुलर वो नहीं बताऊंगा, लेकिन उसकी कहानी बता रहा हूँ। जी, जैसे कई साइबर के अपराधी होते हैं, तो वो कम उम्र में 18, 19, 20 साल के बच्चे होते हैं। वो धीरे धीरे सोशल मीडिया के माध्यम से चीज़ें जानने लगते हैं, और सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जिसमें अपन धीरे धीरे एक्सप्लोर करेंगे तो अपने को जानकारी बढ़ती रहेगी, अपन उसमें वो डेप्थ में जाते हैं। और इस चक्कर में क्या है कि वो दूसरों को परेशान करने लग जाते हैं, दूसरों की आईडी हैक करना, उसको उनको मैसेज करना, उनसे पैसे लेना। वो उस बच्चे को नहीं पता कि वो कर रहा है वो कितना गलत है, लेकिन जिसके साथ बीत रही है वो बहुत दुखी होता है, वो परेशान होता है, कई बार तो आत्महत्या करने जैसी स्थिति में आ जाता है। तो किसी के प्राइवेट मैसेज देखना वो उसके लिए बहुत घातक होता है सहन करना। तो ये एक ऐसी सिचुएशन होती है उसमें जब हम अपन को पता है कि सामने वाले ने जानबूझ के नहीं किया या उससे गलती से हुआ है, वो जागरूक नहीं था, लेकिन क्राइम तो हुआ, अपराध तो हुआ, उसको सजा तो दे। तो उस टाइम थोड़ा सा ऐसा रहता है कि इसने मतलब खुद इच्छा से नहीं किया, लेकिन ये सजा भुगत रहा है। तो आपके माध्यम से ये कह रहा हूँ कि आप जो काम कर रहे हो उसके आप नुकसान आपको देखना, उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, उसका जानकारी आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो बेसिकली सोशल मीडिया को जनरली अपन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मानते हैं, बिल्कुल, लेकिन वो एक्सप्रेशन ऐसा नहीं हो कि किसी और की भावनाओं को आहत कर दे आहत कर जाए। या किसी को ऐसा डैमेज पहुंचा दे। तो उसके लिए फिर क्या है कि आप पे किसी भी टाइप का, तो आप इसका सदुपयोग करें, क्योंकि कोई भी टेक्नोलॉजी उसका सदुपयोग जो होता है वो काफ़ी हद तक हो सकता है। जैसे कि आप अभी सर को देख पा रहे हैं, तो ये अपने आप में एक सदुपयोग है इसका कि आप काफ़ी सारा कुछ सीखने को मिल रहा है, लेकिन इसका दुरुपयोग करना जो है वो आपको कम करना होगा। बिल्कुल, और ये क्या सभी के लिए अवेयरनेस की चीज़ें, और आपके साथ भी अगर कुछ ऐसा होता है तो आप अपने नज़दीकी पुलिस थाने में, उसकी पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर सकते हैं। तो ये साइबर बुलिंग, साइबर क्राइम, ये इस टाइप के जो अपराध आजकल बढ़ रहे हैं, इनको सारा कंट्रोल करना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो अभी आपके लिए जो चैलेंजिंग पार्ट्स भी आपने बताए हैं, सारी चीज़ें बताई, तो अब जो एस्पायरेंट्स है जो आज अभी आपकी इस वीडियो को देख रहे हैं और कल को वो चाहते हैं कि हम भी, हो सकता है 2023 बैच के, 2022 बैच के इंटरव्यू वाले हैं, कि हम भी कल को डीएसपी बने, उनके लिए सर मोटिवेशन के लिए कंक्लूडिंग लाइंस क्या रहेगी सर आपकी? देखो यही है कि जीवन में कभी खुद को कमज़ोर मत समझना। अगर ये आपने साक्षात कर लिया अपने जीवन में, सुनी सुनाई बात नहीं, अपने खुद को अंदर से मान लिया कि नहीं मैं कमज़ोर नहीं हूँ,
तो आप जीवन में बहुत आगे तक जाओगे। दूसरी चीज़ सिविल सर्विस के लिए तो मैंने पीछे 2 पॉइंट बताए थे आपको, एक तो कंटिन्यूटी, एक धैर्य। अगर ये 2 चीज़ें आपके अंदर है तो आप सिविल सेवक निश्चित रूप से बनोगे, ये मेरा दावा है। ठीक है, बहुत मतलब काफ़ी एक तो इंस्पिरेशनल लाइन है, और ये एक्चुअल में पूरा कंक्लूजन किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन का होता है, और सिविल सर्विसेज जैसे कि सबसे बड़ा एग्जाम नहीं है, जीवन के लिए। मेरा जीवन का मूलभूत मंत्र यही है जी। सबका अलग अलग होता है, मैं मेरा बता सकता हूँ और किसी को डरने के लिए नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये मुझे यहाँ तक लाने में या आगे बढ़ाने में ये मेरे लिए मददगार है। तो ये सारे गुणों को आत्मसात करके और आप इस पद पे आगे बढ़िए, और हो सकता है कि कल को मतलब जो अपनी अच्छी प्रोफाइल बिल्ड होती है उसके बाद, जैसा कि सर ने बताया कि सारे फ्रेंड्स जो हैं जिनसे आप दूर हो रहे होंगे वो सारे आपके पास आ जाएंगे जिस दिन आप इस एग्जाम को क्लियर करेंगे। तो अपनी इस सारी कंटिन्यूटी को मेंटेन जो करें। आपका फ्रेंड सर्कल है जी, पढ़ाई के लिए उनसे दूर होने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। हाँ, आप ये फिक्स कर लो कि मुझे 5 घंटे पढ़ना है, 6 घंटे दिन में वो पढ़ो आप, उसके बाद आप अदर एक्टिविटी करो। और मैं तो ये भी कहता हूँ सबको, अदर एक्टिविटी जो होते हैं एक्स्ट्रा करिकुलम, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के दिन। आप स्पोर्ट्स करते हो, पेंटिंग करते हो, सिंगिंग करते हो, या और कोई कार्य कर रहे हो, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो सर स्टडी को कितने घंटे देने चाहिए, और आप कितने घंटे देते थे अगर एक कंटिन्यूसली बात करें तो डेली? मैं 6 घंटे, 6-7 घंटे, इससे ज़्यादा पढ़ाई करनी भी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। क्योंकि अगर आप 12 घंटे 13 घंटे एक जगह बैठे रहोगे तो आप, ये संसार है, इससे क्या चीज़ें सीख पाओगे? बहुत सी चीज़ें हैं सीखने के लिए। आप दोस्त से मिलो, उसकी बातें करो, तो वो भी आपके अंदर नॉलेज लाएगी। कम से कम जीवन जीने का तरीका तो विकसित होगा आप में। सिविल सर्विस सेवक बने या नहीं बने, लेकिन एक अच्छा जीवन तो जी सकोगे आप। तो सर सोशल लाइफ कैसी रहती है अब आपकी? सोशल लाइफ अच्छी रखनी चाहिए, हर व्यक्ति को रखनी चाहिए मेरे ख्याल से। अगर ये समाज नहीं है तो अपन करेंगे क्या? बराबर। अगर इस शहर में मान लो मैं अकेला हूँ तो मैं करूँगा क्या? ये शहर तब अच्छा है तब इसमें भांति के लोग हैं, उनसे अपन मिलते हैं, सीखते हैं, कुछ सिखाते हैं। इसलिए सोशल लाइफ सबको अच्छी रखनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो काफ़ी वर्सेटाइल और ब्रॉड एक्सपीरियंस देने वाली ये एक जॉब होती है, और इस जॉब में आप काफ़ी कुछ, कहने का मतलब ये है कि खुद के लिए तो सभी करते हैं। आज किसी भी आप प्राइवेट जॉब वगैरह में जाते हैं तो खुद के लिए तो करते ही हैं, यहाँ पे आपको पूरे समाज के लिए, अपने देश के लिए करने को मिलता है। तो इस पद पे आप इस तरह से आगे अग्रसर हो सकते हैं, इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। और सर ने इतना अपने को टाइम दिया है, क्योंकि ये टाइम लेने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ी, तो सर का भी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि सर ने अपना इतना टाइम निकाला है और ये सारी प्रोसीजर भी किया है। उसके अलावा अगर आपके कोई डाउट्स होते हैं तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। सर उसका जवाब देने का पूरा वक्त निकालने की और जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और सर के साथ अगर आगे भी कभी कोई किसी टॉपिक पे हमको इंटरव्यू शेड्यूल करना होगा तो हम उस टॉपिक पे भी करेंगे। तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके अपनी समस्याओं को बताइएगा। और सर का एक बार आप सबकी तरफ से भी और मेरी तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद कि सर आपने इतना प्रीशियस टाइम दिया है सर हमें। और मेरे 2 फ्रेंड्स आए हुए हैं उदयपुर से जिन्होंने इस पूरे पॉडकास्ट को बनाने में पूरी मदद की है, तो मैं उनका भी थैंक्स बोलना चाहता हूँ, एकांश एंड हैप्पी। तो ये जो 2 फ्रेंड्स हैं इन्होंने भी काफ़ी कुछ मदद की है, तो इनके लिए इनको भी बहुत बहुत थैंक्स। तो धन्यवाद। आज की इस वीडियो में इतना ही। आगे किसी और वीडियो में हम मुलाकात करेंगे और काफ़ी अच्छे से किसी प्रोफेशन को अपन समझने की कोशिश करेंगे और प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को भी अपन समझेंगे। वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, सर उसका पूरा जवाब देंगे। धन्यवाद।